अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर मिर्चाल फ्यूचर एक्स के श्रीनगर स्टूडियो से। जैसा कि आपके साथ वादा किया गया था कि रिवीजन सीरीज आएगा और रिवीजन सीरीज में हम टिपिकल टॉपिक्स को चुनते हैं आपके लिए जहां प्रिपरेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पहले भी ये बात कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। ये 5वां वीडियो है अभी तक का इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, अभी जो इवोल्यूशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन को अगर देखेंगे, इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इतना बड़ा चैप्टर है कि उसको कई दिन लगते हैं स्कूल में या कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अभी जो रिवीजन सीरीज चल रहा है इसमें इतना ज्यादा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी चीजें वापस डिस्कस करना या उनको डिटेल में समझाना इतना पॉसिबल नहीं है। इन दिनों आप अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ खास कॉन्सेप्ट्स को ढूंढने के लिए ही देखोगे और इसी चीज की वजह से हमने कुछ चीजें इन स्लाइड्स में या इन पीपीटीज में रखी हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो जो बाकी कुछ चीजें हैं जो नॉर्मली आप प्रिपेयर कर पाओगे और जो नॉर्मली आपसे प्रिपेयर हो जाता है उसको डिस्कस करना यहां पर कोई मीनिंग नहीं रखता, इसलिए उसको डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीजों को सरसरी तौर पे जानेंगे, उनका एक रिवीजन करेंगे, उनका एक क्विक रिकैप करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके बारे में क्या क्या कहा जाता है और क्या क्या थेरीज इसके बारे में दी गई हैं, और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थेरी, इवॉल्व कैसे हो गई। पहला वाला जो था इट वाज ओरिजिनेट कैसे हो गया, उसके बाद इवॉल्व कैसे हो गया। फिर अगर देखेंगे एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस को फिलहाल रहने देंगे बिकॉज एविडेंसेस को वैसे भी आप प्रिपेयर करते हो, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो उसका वीडियो अलग से आएगा, मगर आप अगर कमेंट में हमसे मांगेंगे ऐसा कोई वीडियो तो जरूर आएगा। एडेप्टिव रेडिएशन जरूर डिस्कस किया जाएगा। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या था, ओके, तो किस तरह से काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इन्हें किस लेवल पे ये काम करता है इवोल्यूशन। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या था, इस पर से क्वेश्चन आ सकता है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन क्या था, उसको भी अभी मैंने कहा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम अगले वीडियो के लिए रखेंगे। वो अगर आपके लिए डिमांड हो, आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि उस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि वो जनरली आप प्रिपेयर कर देते हो। ओके, एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी कहां से आई, कहां से शुरू हुई। जब मैंने पहले ही ओरिजिन ऑफ लाइफ का स्लाइड पे नाम पढ़ा था तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई थी, इसलिए क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां से आई, इसमें बहुत सारी थेरीज दी गई हैं। ये जो थेरीज ऑफ इवोल्यूशन है या थेरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए बनता है कभी कभी क्योंकि हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो इस चीज को नहीं मानते, एंड वी एज मुस्लिम्स हम इन सब चीजों को नहीं मानते। लेकिन कुछ ऐसी थेरीज हैं जो रिलीजियस टच भी देती हैं। ओके, सो अब यहां पर क्या क्या जरूरी है, किस किस चीज को डिस्कस करना है, क्या मुझे बताना है और क्या नहीं बताना है। देखो, थेरीज तो बहुत सारी दी गई थी, कईयों ने बहुत सारी अतरंगी सी थेरीज दी थी कि इस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हो गई, वो आ गई, ये आ गई, वो वहां से आया, ये वहां से आया। कुछ मानने लायक थी, कुछ मानने लायक भी नहीं थी। लेकिन हमारे यहां पर जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, दैट इज ओपेरन हेल्डेन थ्योरी, या इसको बोलते हैं ओपेरन्स बबल हाइपोथेसिस, या इसको बोलते हैं ओपेरन हेल्डेन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। राइट, सो क्या था ये, वो अब थोड़ी देर में हम पढ़ लेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा आइडिया कि क्या था, बाकी सबका क्या कहना था, बाकी किसने क्या कहा था। सबसे पहले जो शॉर्ट में हम निपटा लेंगे, एक दो लाइंस में इनके बारे में बताऊंगा, उसके बाद ज्यादा डिटेल में मुझे बबल हाइपोथेसिस आपको बतानी है जो एग्जाम में आता है। थेरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है ये रिलीजियस टच देता था। इसका मानना था सिंपली, ये वो लोग थे जो मानते थे देयर इज अ स्पेशल क्रिएटर ऑलमाइटी, जिसने फॉर एग्जांपल इंसानों को बनाया, परिंदों को बनाया, जानवरों को बनाया, और जिसको जैसे जिस हालत में बनाया वो आज भी बराबर उसी हालत में मौजूद है। इन इंसान अगर इस वक्त आप देख रहे हो, ये जब अल्लाह ताला ने बनाया तो उसको इंसान ही बनाया, ऐसा नहीं कि कुछ और बनाया उसके बाद वो इवॉल्व होकर इंसान बना ऐसा ये नहीं कहता। ये थ्योरी कहती है कि जैसा है वैसा ही बनाया गया। राइट, इसको कौन मानता था? सबसे पहले जो रिलीजियस जो पीपल थे,
ओके, जो क्लर्क्स थे या जो फॉर एग्जांपल रिलीजियस स्कॉलर्स थे, चाहे वो हिंदुइज्म के हों या फॉर एग्जांपल बाइबल को मानने वाले हों या फिर वो मुसलमान हों, जितने भी रिलीजियस पीपल थे वो मानते थे कि ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जाता था देयर इज अ स्पेशल क्रिएटर जिसने बनाया। अगर हम बाइबल का सुने, अगर हम बाइबल की बात सुनेंगे तो बाइबल में जो बुक ऑफ जेनेसिस था उसमें लिखा गया था कि पहले जो बनाया गया वो एडम था। इंसानों में पहले एडम को बनाया गया था, ओके, और उसके बाद एडम के साथ एक फीमेल को बनाया गया था, दैट इज इव। तो उन्होंने एडम एंड इव का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा पहले एडम बना, उसके बाद इव बना, उसके बाद जितनी भी प्रोजेनी आई वो इन्हीं से बनी। अगर हम एडम को देखेंगे, अगर बाइबल के एडम का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि उस एडम की जो शेप, स्ट्रक्चर, बाकी जो भी ट्रेट्स उसमें थे, ऑलमोस्ट वही सारी ट्रेट्स सारी लीनिएज में है और आज भी वैसा ही इंसान देखा जाता है। लेकिन अब फर्क सिर्फ इसमें हो सकता है, कद काठ ही डिफरेंट हो सकता है और बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स जो चेंज हो गए होंगे, लेकिन जैसा वो तब बना था वैसा ही इंसान आज भी पाया जाता है। ये तो बाइबल का कॉन्सेप्ट है। इसमें यह भी कहा गया था कि दुनिया 6 दिन में टोटल बनी है, राइट। सो खैर मैं उसके डिटेल में, मैंने कहा मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं खींचने वाला इन सारी थ्योरीज को। और अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स का देखेंगे, हिंदुइज्म में कहा जाता है सेम ब्रह्मा, ओके, दैट वाज द क्रिएटर गॉड। तो उसने फॉर एग्जांपल जो इंसान बनाया, पहला इंसान उसने बनाया एंड वो पहला इंसान था मानव, और उसके बाद वो मानव के साथ एक और चीज को, एक और इंसान को बनाया गया था जो लकीली फीमेल थी। यहां पर एडम जो था वो मेल था, ईव फीमेल थी। यहां पर जो मानव था वो क्या था? फीमेल था, ओके। और इसके साथ जिस फीमेल को बनाया गया उसका नाम श्रद्धा था। क्या था? उसका नाम श्रद्धा था, ओके। सो आपने देखा नाम चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम दिया जा रहा है, राइट। और उसके बाद अगर हम अपने इस्लाम को देखेंगे, इस्लाम हमें कहता है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने इरादा किया कि मैं दुनिया में अपना खलीफा भेजूं, ओके। और उसके बाद उन्होंने फरिश्तों से ये राय जाहिर की, मगर कुछ फरिश्तों ने उन्हें कहा कि जब हम हैं आपकी इबादत के लिए तो आप क्यों बनाएंगे ऐसे किसी इंसान को या ऐसे किसी शख्स को जो दुनिया में जाएगा और फितना और फसाद बर्पा करेगा। खैर आपको ये पूरी तरह से मालूम है, ये जो फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन अल्लाह ताला और फरिश्तों के बीच में हुई थी, बहुत ही जिसको बोलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है इंसान के उरूज का, इंसान के बनने का, पैदा होने का, दुनिया में आने का, जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं। खैर, लेकिन इसमें बोला गया कि जो पहला इंसान बनाया गया वो आदम अलैहिस्सलाम था, ओके। और उसके बाद जो उसके साथ बनाई गई थी फीमेल, वो हवा अलैहिस्सलाम थी। इसका मतलब ये सारे के सारे मज़ाहिब जो हैं ये इस बात पे जोर देते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस प्लांट को, जिस एनिमल को, जिस परिंदे को जिस तरह से बनाया गया था, जिस हालत में बनाया गया था, उसी हालत में वो आज भी जिंदा है। मगर इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक क्रिएटर है, जिस क्रिएटर ने ये सब बनाया। इट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। वी एज मुस्लिम्स बिलीव इन दिस, राइट। बट नाउ देर आर साइंस में किस थ्योरी को आप मानते हैं, किस थ्योरी को नहीं मानते, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कौन सी थ्योरी के अगेंस्ट जो एविडेंसेस हैं वो कंप्लीटली इसको सपोर्ट करते हैं। यानी एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ ए थ्योरी आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज्यादा एविडेंसेस मिल रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, उसको माना जाता है। अगर एविडेंसेस नहीं मिले, साइंटिफिक एविडेंसेस की मैं बात कर रहा हूं, बाकी एविडेंसेस की मैं बात नहीं कर रहा, अगर साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करेंगे, अगर वो नहीं मिले किसी थ्योरी के सपोर्ट में, तो इसका मतलब उस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको मानने वाले अब ज्यादा नहीं है, यानी साइंटिफिकली इसको माना नहीं जा रहा। मुझे कुफर का फतवा मत लगा लेना, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको एग्जाम में इसको प्रिपेयर करना है बेटा, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आ भी जाते हैं एवोल्यूशन चैप्टर में कि ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हमारी जगह पे, ओके। सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाउ थ्योरी ऑफ इटर्निटी अगर देखा जाए, इटर्निटी ये एक और ऐसी ही मिलती जुलती थी थ्योरी, मगर इसका जो क्रक्स था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। कैसे? मैं आपको बताऊं।
थ्योरी ऑफ इटर्निटी कहती है कि जो कुछ भी अभी मौजूद है ये पहले भी था, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इट इज इटर्नल, लाफानी, खत्म नहीं होने वाला। मतलब आप जानते हैं बेटा, खत्म कोई चीज जो फॉर एग्जाम्पल ना होने वाली हो, लाफानी, वो बस अल्लाह की जात है। इसका मतलब यहां पर इटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया, कहा गया कि जो था वो है और हमेशा रहेगा, पहले से था, कोई बनाने वाला इसका नहीं था, अपने आप बन गया था। ऐसा मानते थे कि अपने आप बन गया था, जो भी था पहले से था, हमेशा रहेगा। ओके, ना कोई बनाने वाला ना कोई बिगाड़ने वाला। ये थ्योरी कह रही थी, मैं नहीं कह रहा। नाउ थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्या कहती है, शॉर्ट में निपटा लेंगे। पहले ही कहा, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म कहता था कि कैटास्ट्रॉफ आए थे या कैलामिटीज आई थी, पहले एक कौम थी, पहले एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे दुनिया में, लाखों करोड़ों जो भी था, ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स वगैरह थे, फिर एक कैटास्ट्रॉफ आया, फिर एक पर्टिकुलरली कैलामिटी आई, खत्म हो गया सब कुछ, और उसके बाद नई जो फॉर एग्जाम्पल प्रजातियां हैं वो वहां पर आ गई, कहीं और से माइग्रेट करके। पहले तो ये खत्म हो गया, लैंड, इस पे कोई लाइफ ही नहीं है, अब कहीं और से लाइफ आ गई यहां पर, ओके, सेटल हो गई। तो ये कैटास्ट्रोफिज्म, एक कैटास्ट्रोफिज्म हो गया, उसके या एक पर्टिकुलर कैटास्ट्रोफ आया या एक पर्टिकुलर कैलामिटी आ गई, खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा कहीं और से आ गई पॉपुलेशन और वहां पर आबाद हो गई, और यही फिर आगे बढ़ते गए। सो इसका मतलब ये भी, लेकिन ऑरिजिनेट कहां से, आया कहां से, इसको भी पता नहीं था, इसने एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक। इसी एक ने एक्सप्लेन किया था कि आया कहां से, ओरिजिन, और इसने भी जो कहा था उसके लिए एक साइंटिफिक एविडेंस अभी तक इनको नहीं मिला था। बल्कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में यह बात भी थी कि जो बाइबल को मानने वाले थे, एक फादर थे जिसने कहा था 4000 साल पहले दुनिया बनी है, 4000 साल पहले अर्थ वजूद में आई है। ये एक प्रीस्ट ने कहा था, एक फादर ने कहा था। ये आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी भी है। ओके, सो कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है, इसका मतलब जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये कह रहे ऑर्गेनिजम्स पहले ही थे, मौजूद थे, बट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मोजुआ, स्मॉल स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स थे जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, और उनको बोलते थे कॉस्मोजुआ। और कॉस्मोजुआ जब फॉर एग्जांपल जब प्लांट सीड जो जर्मिनेट होता है उसमें से प्लांटलेट निकलता है, इसी तरह से इन्हीं कॉस्मोजुआ से ओरिजिनेट हो गई लाइफ। ओके, खैर इसके बारे में भी कोई खास एविडेंस मिला नहीं। पैंस्पर्मिया कहता है यस, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्मॉल स्पोर्स, मगर इनका मानना था कि ये स्पोर्स जो थे कहीं और से आए थे, मार्स से, जुपिटर से फॉर एग्जांपल। सो इन्होंने कहा था कहीं और से आए थे। कौन? पैंस्पर्म्स, पैंस्पर्मिया। ओके, सो फॉर एग्जांपल दो स्पोर्स कॉल्ड एज पैंस्पर्म्स, ये कहीं और से आए थे, किसी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी से आए थे, या फॉर एग्जांपल मून से आए थे, या किसी और सैटेलाइट से आए थे, या किसी और पर्टिकुलर जिसको बोलेंगे प्लेनेट से आए थे, और उसके बाद दुनिया में जब आए, अर्थ पे जब आए, तो यहां सेटल डाउन हो गए और यहां पर इन्होंने फिर ओरिजिनेट किया लाइफ को। तो पैंस्पर्म्स, मगर वहां पर भी कहां से लाइफ आई ये इनको भी पता नहीं था। अब इनको बोला गया, हाँ आप कैसे कह सकते हो कि ये कहीं और से आई लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, कहीं और से लाइफ आई है, ये यहां ओरिजिनेट नहीं हुई है। तो इन्होंने कहा कि जो यूएसए में या जो बाकी कंट्रीज में या जो ऑस्ट्रेलिया में जो मीटियोराइट्स गिरे थे, उन मीटियोराइट्स का जब एनालिसिस किया गया तो उनमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिले थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले थे जिनका ऑर्गेनिक ओरिजिन हो सकता है, यानी ऐसा होता है कि वो कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग बॉडीज में बनते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ कोरिलेशन पाया गया, कहा गया कि अगर इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए इन मीटियोराइट्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हुआ करते हैं, इसका मतलब इनके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां लाइफ भी उस सेलेशियल बॉडी पे थी जहां से ये मीटियोराइट कट के आया है। तो खैर, मगर इसको भी डिस्कार्ड किया गया। अभी तक सारी थ्योरीज डिस्कार्ड हो गई। अब आ गया स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, जो भी है अपने आप बना। ओके, स्पॉन्टेनियस, हाँ बने हैं, ओरिजिनेट हुई है लाइफ, अपने आप हुई है, खुद ही, कोई बनाने वाला नहीं है। कौन कह रहा था? ये कह रहे थे। ओके, इसमें एरिस्टोटल भी था, बाकी भी थे, बहुत सारे थे। ओके, थेल्स भी था, ये कुछ स्कॉलर्स थे जो इसको मानते थे। क्या कहते थे? ये कहते थे जो कुछ भी बना ये खुद ही बना। ओके, और जो कुछ भी खत्म हो रहा है खुद ही हो रहा है। मगर आपको पता है हेज चीजें खुद ब खुद चीजें न शुद्ध, हेज आहन खंजरे तेगे न शुद्ध। कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती है ना, तलवार भी खुद नहीं बनती, कोई तराशने वाला होता है। तो कैसे पॉसिबल है कि सारी चीजें खुद बने? मगर यहां पर हम कितनी भी शायरी कर लेंगे, कोई मतलब किसी थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए आपके पास भी एक सबूत होना चाहिए ना।
किसी थ्योरी को मानने के लिए भी आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए और किसी थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए भी आपके पास एक सॉलिड चीज होनी चाहिए कि हां जी इस वजह से इसको डिस्कार्ड करो। तो इसीलिए आ गए कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने इस जो हमने स्पॉन्टेनियस जेनेसिस बोला, इस स्पॉन्टेनियस जेनेसिस के खिलाफ इन्होंने बताया कि नहीं, स्पॉन्टेनियस जेनेसिस भैया गलत है। इन्होंने कहा, किसने कहा था? सबसे पहले आया था स्पलंजानी इसके खिलाफ, स्पलंजानी, ओके, और आया था फ्रांसिस्को रेडी, फ्रांसिस्को रेडी, और इसमें आया था लिविस पास्चर या लिवी पास्चर बोलते हो, जो भी इसको बोलते हो। ये तीन आ गए। इन्होंने फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स किए, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इन्होंने दिखाया कि ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने फ्लास्क्स लाए, मैंने कहा मैं डिटेल में कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, ये रिवीजन चल रहा बेटा, आई एम सॉरी। क्या कहा मैंने? इन्होंने कुछ फ्लास्क्स लाए, किसी ने स्वेन नेक्ड फ्लास्क लाई, एस नेक्ड फ्लास्क लाई, किसी ने जार लाया, उसमें ब्रॉथ डाला, देखा कि लाइफ खुद ही ओरिजिनेट होगी क्या। क्योंकि ये जो मानने वाले थे ना इस थ्योरी को, स्पॉन्टेनियस, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था मड से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, मड से खुद खुद ऑर्गेनिज्म निकलते हैं। इन्होंने कहा था स्वेट से माउस निकलता है, यानी स्वेट से माउस पैदा होता है। इसका मतलब इन्होंने कहा था जो भी नॉन लिविंग बॉडी है, आपका मड है, नाइल रिवर का पर्टिकुलरली इन्होंने मेंशन किया था कि उसका जो मड है वहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ही पैदा हो जाते हैं। इन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल बाकी जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं, बाकी जो नॉन लिविंग चीजें हैं, वहां से लाइफ ओरिजिनेट हो रही है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रॉथ लाया, किसी ने फ्लैश के टुकड़े लाए और उसके बाद उन्होंने कवर किया, और कवर्ड जब इन्होंने फ्लास्क को रखा तो उस पर लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई, कोई भी कीड़ा मकोड़ा वगैरह उसमें पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने ढक्कन हटाया, मसलिन क्लॉथ था या कुछ था, और इन्होंने वो हटाया, उसके बाद इन्होंने देखा कि उस मीट पे या उस ब्रॉथ में छोटे छोटे कीड़े पैदा हो गए। तो इन्होंने कहा असल में ये कीड़े पैदा नहीं हुए, ये कहीं आसपास ही थे, और उसके बाद इनके जो एग्स हैं वो डाले गए इस पर, जिसको बोलेंगे ब्रॉथ या वगैरह, तो वहां से बन गए ये। लेकिन ये एग जो है हैच हो गया इनका, इन्हें एग से निकले, पैदा नहीं हुए। तो इन्होंने कहा पैदा नहीं हो सकती कोई चीज अपने आप, स्पॉन्टेनियस जेनेसिस तो नहीं हो सकती। उसके बाद बोलते हैं ओपेरन बबल हाइपोथेसिस या ओपेरन हेल्डेन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो क्या था ये सब, अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप कि ये सारी जो थ्योरीज हैं आपने सुनी होगी, ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज ये रिवाइज भी हो गया, ठीक है। ओके, ओपेरन्स बबल हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या कहा, शॉर्ट में निपटाएंगे, रिवीजन चल रहा है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, ये आपको पता है। हम थोड़ा सा रिकैप करके देते हैं कि भैया ये है आपका रिवीजन। ओके, क्विक रिवीजन हो जाएगा सो दैट आपकी पढ़ाई जो है थोड़ी आसान हो जाए। हाँ, तो यहां पर ओपेरन, ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ओपेरन और दूसरे का नाम था हेल्डेन, जेबीएस हेल्डेन। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बेसिकली लाइफ जो ओरिजिनेट हो गई है, हां वो अपने आप हो गई है। मगर अपने आप कैसे हो गई है, इन्होंने वो सारी कंडीशंस बताई। पहले भी स्पॉन्टेनियस जेनेसिस आया था ना, पर उन्होंने क्या कहा था, मड से ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया। कैसे? हलवा है क्या, खुद ही थोड़ी होगा। ओके, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो कंडीशंस बताई जिस कंडीशन में ये सब हो गया। इन्होंने हमें पीछे ले लिया टू द बिग बैंग, बिग बैंग तक इन्होंने हमें ले लिया। इन्होंने कहा बिग बैंग के बाद जो कुछ भी हुआ था, आपको मालूम है बिग बैंग जो हुआ था, कहा जाता है कि पी सीड के जितना अर्थ था टोटल। ओके, उसके बाद ये फॉर एग्जांपल एक बड़े ब्लास्ट के साथ, एक ह्यूज ब्लास्ट के साथ बाहर की तरफ जो है एक्सप्लोड हो गया, और उसे हम बिग बैंग कहते हैं। और अगर आप देखेंगे कुरान पाक में भी बिग बैंग का जो है इशारा मिलता है कि जो हेवंस एंड अर्थ दे वर सिंगल यूनिटी, सिंगल पर्टिकुलरली एंटिटी। उसके बाद हमने इसे कहा कि फैल जाओ, फैल गया। ओके, सो इसका मतलब ये जो है जिसको मैं बोलूंगा बिग बैंग। तो मैं ज्यादातर यहां पर रिलीजियस टच नहीं देता हूं, ये शायद पहला चैप्टर है जिसमें मैं थोड़ा सा रिलीजियस टच दे रहा हूं। उसका रीजन ये है कि यहां पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। बिग बैंग जो है, बिग बैंग के पास जो इसके बाद जो कुछ भी हुआ, जो मेटल्स थे, जो नॉन मेटल्स थे, जो भी एलिमेंट्स थे, अभी तक तो एलिमेंट्स थे ना, अभी तक कुछ बना नहीं था।
ओके, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो क्या होता। सो जब ये फॉर एग्जांपल एक्सप्लोड हो गया, सारे एलिमेंट्स बिखर गए। अब धीरे 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 ये एलिमेंट्स जो थे, ये धीरे धीरे इनके एटम्स जो थे, ये कंडेंस होना शुरू हो गए या एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए। जो हैवियर मेटल्स थे या हैवियर एलिमेंट्स थे, उन्होंने बनाया कोर ऑफ द अर्थ। उसके बाद जो इनसे लाइटर एलिमेंट्स थे, उन्होंने बनाया मेंटल ऑफ द अर्थ। ओके, एंड उसके बाद जो लाइटर एलिमेंट्स थे, इनसे भी ज्यादा लाइटर थे, उन्होंने बनाया क्रस्ट। ओके, और अभी भी कुछ चीजें थी, हाइड्रोजन था, एलिमेंटल ऑक्सीजन था, कार्बन था, ओके, नाइट्रोजन था, ये अभी भी आसपास घूम ही रहे थे। तो इन्होंने सराउंड किया इस अर्थ को और बनाया इसका एटमॉस्फेयर। ठीक है ना बेटा, ये तब से कहानी शुरू हो गई थी, राइट। सो जैसे इकबाल ने कहा है, ओके सॉरी मैं शेर नहीं बन सुनाऊंगा, ओके फिर ये शायरी का मुशायरा बन जाएगा। ओके, सो देखो, अब यहां पर हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था एंड नाइट्रोजन था। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो थी, इन्होंने बनाया एटमॉस्फेयर। मुझे आपको दो बातें बोलनी है, दो बातें हो गई, उसके बाद आपको थोड़ा सा ये चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले मैं इसको रब कर लूंगा। ओके, सुनो, अब हुआ ये, यहां पर हमें दो चीजें देखनी है। अर्ली अर्थ, इस दौर की जो जमीन थी वो कैसी थी, और उसके बाद अर्ली एटमॉस्फेयर, इस दौर का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। ये दो बातें जब हमारी समझ में आएंगी तो हमें खुद ही समझ में आएगा कि कंडीशंस बनी थी इसके लिए कि केमिकल इवोल्यूशन हो जाए। देखो, अर्ली अर्थ जो था, इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज वेरी हॉट, it was having about 8000 degree Celsius temperature, about 8000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत गर्म थी। दूसरी बात जो थी, अभी अभी तो अर्थ बनी थी, अभी अभी अर्थ बनी थी, अभी अभी बन ही रही थी, तो उसके बनने की शुरुआत है। अब इसका मतलब जो इनर कोर है वो अभी उबल रहा था। ओके, और उबलते उबलते जो है वॉल्केनिक एरप्शंस जो थे वो कंटिन्यूअस थे। सो देयर वर वॉल्केनिक एरप्शंस, वॉल्केनिक एरप्शंस जो कंटिन्यूअस थे, कंटिन्यू थे, चलते रहते थे, राइट। और उसके अलावा जो फॉर एग्जांपल अर्थ का जो जिसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर था, ये तो हो गया अर्थ कैसा था, बहुत गर्म था वगैरह वगैरह, और बहुत ज्यादा जिसको बोलेंगे टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस था, राइट। ओके, अर्ली एटमॉस्फेयर, इसमें क्या था, ऑक्सीजन इन O2 फॉर्म, ओके, जो गैसियस फॉर्म जो हम पीते हैं, और इन O3 फॉर्म was absent, it was absent। फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन अगर था तो एटमॉस्फेयर में एज कार्बन मोनोऑक्साइड था, एज कार्बन डाइऑक्साइड था। ओके, इसके अलावा वाटर वेपर्स भी थे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी थी। ओके, मीथेन था, CH3 था, अमोनिया था, ओके, CH4 सॉरी, ओके, अमोनिया था एटसेट्रा, ये सारी चीजें थी। सो ये एटमॉस्फेयर था। सच एन एटमॉस्फेयर कैन बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे इसको, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अभी देखना कंडीशन क्या बन रही है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं। अर्ली अर्थ मैं तो पढ़ा रहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये कहां से कहां आ गए। ओके, देखो, ऑक्सीजन नहीं था, O2 फॉर्म में नहीं था, O3 फॉर्म में नहीं था। अगर था तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके एटसेट्रा, यही सारी चीजें थी। अब क्या हुआ, देखो अर्थ है, ये अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है कि अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन, इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओके, बाकी सारी चीजें भी हैं, ओके, नाइट्रोजन भी है। लेकिन अब इसमें एक खास चीज है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद आपको एक परत दिखेगी, एक लाइन दिखेगी या एक कवर दिखेगा जिसको बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन।
अब ओजोन क्या करता है, आज हमें पता है ओजोन हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो ही दुनिया में आएंगी या जो ही जमीन पर आना चाहेंगी तो इनको वापस खदेड़ दिया जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है इस दौरान ओजोन था ही नहीं। मैंने पहले ही कहा ना O3 भी नहीं था, मैं लिखता यहां पर O2 नहीं था, मगर मुझे मालूम था कि आगे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा O2 भी नहीं था, O3 भी नहीं था। O3 मींस ओजोन। जब ओजोन भी नहीं था तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहां जाएंगी, सीधा जमीन पर। आज अगर थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, उस वक्त कंटिन्यूअस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पे आ रही थी। अर्थ वाज एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इसके अलावा अब धीरे 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 क्या हुआ, अर्थ कब तक गर्म रहती, ओके कभी तो ये गर्मी ठंडी होनी थी, कभी तो इसका टेम्परेचर डाउन होना था। एक वक्त आया, धीरे 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 हजारों साल गुजर गए, अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया अप टू अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम रह गया टेम्परेचर, 8000 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी भी ये 60 डिग्री से ज्यादा था, 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर अभी भी था, 100 से भले ही कम हो, ओके यानी 60 टू 100 के आसपास। अब जब इतना टेम्परेचर डाउन हो गया, आसपास के एटमॉस्फेयर में ओजोन तो नहीं था। ओजोन को मैं रब करूंगा, कहीं आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ, ओके सो ओजोन को मैं रब करूंगा, ओजोन था नहीं। अब यहां पर अल्ट्रावायलेट नीचे आ रहे हैं, वो तो छोड़िए, गोली मारिए, आगे बढ़िए। अब मैं यहां पर बता रहा हूं कि जो फॉर एग्जांपल यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर आया, यहां पर थे ना वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर्स थे उनका क्या हो गया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, जो ही कंडेंसेशन हो गया वो रेन के फॉर्म में कहां जाएगा, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी ना। एक तो ये अर्थ के क्लोज है और ऊपर से आपने पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट क्योंकि अगर अर्थ जैसा एक ह्यूज मास बन गया, इसमें ग्रेविटेशनल पुल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो फिजिक्स ने कहा था कि जहां पर दो बॉडीज आपस में हों और उनको एक डिस्टेंस r ने आपस में अलग किया हुआ है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। इसका मतलब अगर ये मास इसका बढ़ गया, कितना बढ़ गया कि ये ह्यूज अर्थ बन गया, तो अर्थ जब बन गया इसमें डेवलप हो गया ऑटोमेटिकली द ग्रेविटेशन। अगर ग्रेविटेशन डेवलप हो गया, ये इन वाटर वेपर्स को जो हैवी हो रहे हैं, कंडेंस होके हैवी हो गए, इनको कौन खींचेगा, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। जब अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, यहां बारिश हो गई बेटा, मगर बारिश कहां हो रही है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली लैंड पे। और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली लैंड पे जब बारिश होगी ना, वही होगा जब गर्म तवे पे पानी डालते हो या गर्म बर्तन पे पानी डालते हो, क्या हो रहा है, ओके वहां पर फटाफट से इवापोरेट हो रहा है, यहां भी इवापोरेट हो जाएगा। सो गिरते गिरते ही इवापोरेट हो गया। अब क्या होगा, फिर से कंडेंसेट हो जाएगा, फिर से गिरेगा बारिश की सूरत में। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, हजारों साल तक बारिश होती रही, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बारिश होती रही। कहानी है, मजेदार कहानी है, सुनते रहो। इसका मतलब हजारों साल तक बारिश होती रही। और बारिश जब भी हुई ना, बारिश अकेली नहीं आई, बारिश के साथ एक और चीज भी आ गई, दैट इज लाइटनिंग। दैट इज लाइटनिंग। बेटा सारा ये ताम जाम किसके लिए सजाया जा रहा है, ताकि केमिकल इवोल्यूशन हो। अगर ये सारी बातें नहीं होंगी ना, इवोल्यूशन होगा ही नहीं। केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं हो पाएगा, एबायोजेनेसिस नहीं होगा, इट्स एबायोजेनेसिस, राइट। तो अब ये सारी कंडीशन उस वक्त मौजूद थी कि अर्थ वाज हॉट, इट वाज 800 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद नीचे आते आते अप टू 60 टू 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, ओके। अब फॉर एग्जांपल अब यहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस थे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्टली आ रही थी और लाइटनिंग थी। इन कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, इन कंडीशंस की वजह से हो गया सबसे पहले कीमोजेनी या कीमोजेनेसिस या केमिकल इवोल्यूशन। सो क्या हुआ इसमें, इसमें बेटा सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स reacted to form complex chemical compounds। कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स बन गए,
शॉर्ट शॉर्ट में निपटा रहे हैं। इसका मतलब अगर सिंपल देखेंगे तो मीथेन था ना, अगर सिंपल देखेंगे तो NH3 था ना। ओके, ये कन्वर्ट हो गए। ओके, ये मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, CH3 प्लस मीथेन मिल गया तो ये बन गया, कल बवाल हो जाएगा। नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें थी, आगे क्या क्या कन्वर्ट हो गया, क्या क्या कॉम्प्लेक्स बन गया। बेटा अमाइनो एसिड्स बन गए, अमाइनो एसिड्स बन गए, राइट, लिपिड्स बन गए फॉर एग्जाम्पल, एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स बन सकते हैं। सो ये सारी चीजें बन गई, मोनोसैकेराइड्स बन गए, सिंपल शुगर्स, ये सारी चीजें बन गई। जब ये सारी चीजें बन गई ना, तो इन सारी चीजों के बनने की वजह से जो पहला स्टेप है इवोल्यूशन का वो क्लियर हो गया, पहला स्टेप। क्योंकि बेटा सबसे खतरनाक चैलेंज जो है वो ये है कि अमाइनो एसिड्स को कैसे बनाएं, लिपिड्स को कैसे बनाएं, मोनोसैकेराइड्स को कैसे बनाएं। ये बन गए ना, उसके बाद ये इवॉल्व हो सकते हैं। देखो क्या हुआ उसके बाद, यहां पर मैं स्लाइड ऐड करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां पर हो गया बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में क्या हुआ, बायोजेनेसिस में हुआ ये कि जो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बेटा क्या था, शाबाश, वोल्केनिक इरप्शंस थे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस थी, ओके, वेरी हाई टेम्परेचर था। ओके, शॉर्ट मैं आपको बहुत ही इसका समरी बता रहा हूं, पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर पूरा डिटेल बताने बैठ जाएंगे ना तो एक वीडियो में सिर्फ आप ओपेरन हेल्डेन पढ़ पाओगे, वो भी 2 घंटे, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या हुआ बेटा, अमाइनो एसिड्स मिले, अमाइनो एसिड्स मिले आपस में तो प्रोटीन्स बन गए, सिंपल शुगर्स आपस में मिले तो पॉलीमर्स बन गए, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स बन गए, या कॉम्प्लेक्स शुगर्स बन गए, राइट, या ऑलिगोसैकेराइड्स बन गए, डाइसैकेराइड्स बन गए, जरूरी नहीं उसी वक्त स्टार्च बना होगा। ओके, नाउ इसके अलावा बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड आप जानते हो, 11th में डिटेल में पढ़ा था, ये आपस में मिले तो न्यूक्लिक एसिड्स बन गए, न्यूक्लिक एसिड्स बन गए। हालांकि ये नहीं ऐसा हुआ कि न्यूक्लिक एसिड्स फटाफट से मिले और 10 दिन में बन गया, नहीं, इसमें हजारों साल लग गए। सो बायोजेनेसिस बन गया। अब बायोजेनेसिस जब हो गया और ये लाइफ का ओरिजिनेशन चल रहा है भैया, सेल कैसे बना, इसका मुझे क्या करना है। देखो, इसका करना यह है कि उसके बाद बोला गया कोसर्वेशन हो गया। क्या हो गया, कोसर्वेशन। ये समंदर है, देखो यहां पर एक चीज आप ध्यान में रखो, अब यहां पर कंटिन्यूअसली बारिशें हो रही थी, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली बारिशें हो रही थी। कंटिन्यूअसली जब बारिशें हो गई उसकी वजह से 2 चीजें हो गई। एक तो बारिश टिकती नहीं थी, पहले पहले इवापोरेट हो रही थी, इवापोरेट हो रही थी, वापस आ जाओ ध्यान से सुनो, इवापोरेट हो रही थी। अब जब फर्दर कंडेंसेशन हो गया, आपको मालूम है किसी भी सरफेस से जब वाटर बार बार इवापोरेट हो जाए या ज्यादा वाटर इवापोरेट हो जाए उसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो अर्थ को नेचुरली मिल गया कूलिंग इफेक्ट इवापोरेशन से। जब कूलिंग इफेक्ट मिल गया, टेम्परेचर रहेगा 60, नहीं, टेम्परेचर अब नीचे आ रहा है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर आ गया नीचे। जब टेम्परेचर नीचे आ गया उसकी वजह से अब पानी पहले तो बहुत जल्दी उबलता था, पहले तो बहुत जल्दी इस पर पड़ते पड़ते ही इवापोरेट हो रहा था। अब क्या हुआ, एक लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ वाज नाउ कवर्ड बाय दिस वाटर। अब बन गई लार्ज वाटर बॉडी। क्या बन गई, लार्ज वाटर बॉडी। क्योंकि ये जो मैंने कीमोजेनी बोला, कीमोजेनेसिस बोला, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ी देर वेट करो। ओके, सो यहां पर पानी टिका। अब जब पानी टिका लार्जर वाटर बॉडीज बन गई। लार्जर वाटर बॉडीज जो बन गई, ये वाटर था क्या, नहीं, ये सिर्फ वाटर नहीं था, इसने वो केमिकल जो एटमॉस्फेयर में, उस वक्त के एटमॉस्फेयर में थे, उसको नीचे लाया वॉश करके। जैसे आज आप एसिड रेन पढ़ते हो, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड था, वाटर के साथ मिला, क्या बनाया, नीचे आ गया, एसिड रेन हो गया, नाइट्रिक एसिड वगैरह पता नहीं क्या क्या बन गया, राइट। सो क्योंकि बहुत सारे ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं एटमॉस्फेयर में, जो बारिश के टाइम पे एसिड रेन बनाते हैं। तो वैसा ही उस वक्त भी हुआ, जो केमिकल्स थे वो वॉश डाउन हो गए अलॉन्ग विद द वाटर, अलॉन्ग द रेन, राइट। जब रेन के साथ वो सब कुछ नीचे आया तो उसके बाद क्या हुआ, अब वो सब कहां पाए जाएंगे, वो इस वाटर में पाया जाएगा।
तो ये खालिस वाटर नहीं रहेगा। इसके अलावा इस वाटर के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस चलती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे केमिकल चले गए वाटर में, तो इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं। तो ये जो वाटर था, ये वाटर नहीं था, ये तो अच्छा खासा सूप था। क्या था? ये अच्छा खासा सूप था। ओके, सूप मींस पूरा मिक्सचर था, और इसको बोलते हैं सूप ऑफ हेल्डेन। इसको बोलते हैं सूप ऑफ हेल्डेन। ये जो मैंने केमिकल जेनेसिस या कीमोजेनेसिस बोला, या मैंने केमिकल इवोल्यूशन बोला, ये केमिकल इवोल्यूशन इस सूप ऑफ हेल्डेन के अंदर हो रहा है। अब आई बात समझ, यानी बात ये है, बात समझ में ये आनी चाहिए कि सबसे पहले ये अर्ली एटमॉस्फेयर, अर्ली अर्थ तो समझ में आया, मगर ये कीमोजेनी या कीमोजेनेसिस या केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ? केमिकल इवोल्यूशन हुआ कि ये जो फॉर एग्जांपल रेन हो रही थी, रेन गो अवे, ओके, जब ये रेन हो रही थी, बारिश गिर रही थी, बारिश गिरने के साथ साथ जो लाइटनिंग वगैरह हो रही थी, उसने दिया एनर्जी, वोल्केनिक इरप्शन ने दिया एनर्जी, टेम्परेचर ने दिया एनर्जी, अल्ट्रावायलेट ने दिया एनर्जी, और उसके अलावा अब जो बाकी चीजें जरूरत थी वो था प्लेटफॉर्म किसने दिया? वाटर ने। किस वाटर ने? सूप ऑफ हेल्डेन ने, जो जमा हो गया। अगर बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं। सो सूप ऑफ हेल्डेन जो यहां पर बन गया, सूप ऑफ हेल्डेन में ये सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। क्या हो रही हैं? सिंपल कंपाउंड्स बन रहे हैं इनटू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और उसके बाद धीरे धीरे बन गए बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, लाइक अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बने और मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड्स बने। इस सूप ऑफ हेल्डेन के अंदर हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्थ वाज नाउ कवर्ड विद द वाटर। ओके, विच वाटर? सूप ऑफ हेल्डेन। ओके, तो इसका मतलब अब क्या होगा? अब होगा कोसर्वेशन। कोसर्वेशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल दीज केमिकल्स, जिनको मैं समझूंगा बायोकेमिकल्स इसलिए क्योंकि प्रोटीन्स बन गए, आरएनए बन गया, ओके, बाकी सारी चीजें बन गई। केमिकल्स वेर concentrated in crevices। जो क्रेविसेस होते हैं ना, ओके, समंदर में या किसी भी वाटर बॉडी में जो क्रेविसेस होते हैं, ओके, या अगर इसके अलावा हम सुनेंगे जो रॉक के बीच वाली जगह होती है समंदर के अंदर, ओके, या समंदर के बॉटम के पास, या कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पर जो था, वहां पर एक्यूमुलेट हो गए ये सारी चीजें जिनको आप केमिकल बोलते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? देखो, उसके बाद एक मजे वाली बात हो गई, मजेदार बात। उसके बाद ये हुआ कि ये केमिकल्स एग्रीगेट हो गए। याद रखना, ओके बेटा, ये रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं आपको समरी बता रहा हूं। अगर कंफ्यूजन हो जाए, ड्रॉप योर कमेंट्स एंड आई विल गिव द आंसर, ओके, फॉर ऑल योर कंफ्यूजन अगर हो जाए। ओके, सो अब ये जो एक्यूमुलेट हो गए, ये सारी एग्रीगेट हो गए, फॉर एग्जांपल ये केमिकल्स, इनके बाहर से एक कवर बना, या इनके बाहर से एक पर्टिकुलरली एक जिसको बोलेंगे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी। ये कवर जो था या शीथ जो था, ये बाहर से डेवलप हो गया, और अब इस पूरी वाटर बॉडी में, इस पूरे सूप ऑफ हेल्डेन में ये छोटे छोटे वेजिकल्स बन गए। इनको कोसर्वेट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? कोसर्वेट्स। कोसर्वेट्स। इसी तरह से बन गए वेजिकल्स, ओके, इसी तरह से बन गए वेजिकल्स। सो ये सारी चीजें जो कोसर्वेट्स, वेजिकल्स वगैरह थे, शॉर्ट में निपटाओ ये कि ये छोटे छोटे बॉडीज थे या वेजिकल थे, बबल्स जैसे थे, ओके, जिसके अंदर क्या था? ये केमिकल्स थे जो हमारे इसमें बने थे। कौन से केमिकल्स? बायोकेमिकल्स, जो फॉर एग्जांपल प्रोटीन था, आरएनए था, वो इसमें मौजूद थे। और बाहर क्या था? बाहर वाटर है। अब आप कहेंगे सर ये कवर किसका बना था? अगर मैं कहूंगा ये कवर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर था, गलत है, क्योंकि तब इतना सारा इवोल्यूशन नहीं हुआ था एब्रप्टली, बल्कि ये जो लाइन है ना, ये जो फॉर एग्जांपल ये कवरिंग है, ये कवरिंग भी वाटर की ही है, वाटर की कवरिंग। सो वाटर बाहर से, ये कवर भी वाटर का, अंदर केमिकल्स। बात आई समझ? अब ये कोसर्वेट्स या वेजिकल्स आपस में एग्रीगेट हो गए, मिल गए, और इन्होंने एक ऐसी बॉडी बनाई, ओके, जिसको बोलते हैं हम प्रोटोबायोंट। क्या बोलते हैं? प्रोटोबायोंट। ये प्रोटोबायोंट जो था, इसमें फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स है, ऑब्वियसली, पहले भी बोला मैंने। और ये जो प्रोटोबायोंट है, प्रोटोबायोंट से धीरे धीरे बन गई पहली प्रोटोसेल, सेल नहीं, प्रोटोसेल। क्योंकि प्रोटोबायोंट की प्रॉब्लम क्या है? प्रोटोबायोंट
ओके ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पर्टिकुलरली बबल है जिसके अंदर केमिकल्स तो मौजूद हैं मगर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बनना है और वो प्रोसेस के बाद जब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बन गया, धीरे धीरे बहुत सारा टाइम लग गया और ये बन गया प्रोटोसेल। क्या बन गया? प्रोटोसेल वाज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। प्रोटोसेल में बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही थी, प्रोटोसेल में केमिकल रिएक्शंस कॉन्टिन्यूअसली थी और ऐसा माना जाता है कि एक प्रोटीन इसके सरफेस पे अटैच हो गया। अब ये लिपिड वाला सरफेस है, ये पहले क्या था? पहले वाटर की सरफेस है, लेकिन अब इतना इवोल्यूशन हो गया था कि ये कवरिंग जो है ये लिपिड्स की बन गई। किसकी बन गई? ये लिपिड की बन गई। सो कहां से कहां तक इवोल्यूशन हो गया? वाटर का कवर, वाटर का शीथ, अब यहां पर किसका शीथ? लिपिड का शीथ। अब इस कवर के साथ अटैच हो गया एक प्रोटीन। क्या हो गया? बाय चांस एक प्रोटीन। ओके टेक्स्ट सेवी ना हो ना भी प्रॉब्लम है। ओके नाउ अब यहां पर जो प्रोटीन अटैच हो गया, इस प्रोटीन के अटैच होने की वजह से क्या हुआ? इट वाज फोटोसेंसिटिव, या यूं कहेंगे कि इट वाज पर्टिकुलरली जिसने लाइट को ट्रैप करना पहली बार सीखा। सो लाइट ट्रैप हो गई, इसकी वजह से अंदर की प्रोसेस स्पीड अप हो गई और अंदर की प्रोसेस जब स्पीड अप हो गई तो यहां कुछ और चेंजेस आ गई। ओके सो कुछ और चेंजेस आ गई। आते 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 मैंने पहले ही कहा, मैं आपको समराइज करके बताऊंगा, धीरे धीरे ये जो प्रोटोसेल था ये धीरे धीरे बन गई हमारी प्रिमिटिव सेल। क्या बन गई? प्रिमिटिव सेल। पर यहां पर एक बात आपको समझनी है, पूरा समरी चलेगा लेकिन कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होंगी बताई जाएंगी। अर्ली लाइफ यानी ये वाली लाइफ जो थी, इस वक्त डोमिनेंट कौन था? अर्ली लाइफ वाज आरएनए लाइफ। ये लाइफ क्या थी? आरएनए लाइफ। यहां ड्राइव कौन कर रहा था चीजों को? आरएनए। क्यों? क्योंकि यहां पर आरएनए एक तो पहला जेनेटिक मटेरियल बन गया, पहली बार जेनेटिक मटेरियल। ओके फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बन गया कौन? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बन गया आरएनए। प्लस आरएनए के पास एक और एडिशनल काम था इन दिनों, बहुत हेक्टिक वर्क था इसका। इसका काम था कैटालिसिस। ये कैटालिसिस भी करता था। क्या करता था? कैटालिसिस। सो धीरे धीरे इसी ने कैटालाइज किया प्रोटीन्स को बनाना, बाकी चीजों को बनाना, और धीरे 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 करके यही जो है ये प्रिमिटिव सेल बन गई। हाँ फर्क सिर्फ ये है कि आरएनए डोमिनेंट लाइफ जो थी या आरएनए लाइफ जो थी ये बहुत जल्दी डीएनए लाइफ में कन्वर्ट हो गई। इसके फौरन बाद डीएनए बन गया जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए जो है आरएनए का काम सीमित हो गया और उसके बाद जो फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन लाइक सब्सटेंस ने और प्रोटीन्स ने कैटालिसिस का काम टेकअप कर दिया और आरएनए का काम महदूद हो गया। लेकिन शुरू कहां से हुआ? आरएनए लाइफ से। और ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट प्रोकैरियोट देखा गया था, यानी ये पैदा हुआ था अबाउट 3.9 बिलियन ईयर्स एगो। ओके 3.9 बिलियन ईयर्स एगो। हाँ डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, डरो मत। ओके वो चीजें वेरी हो सकती है। 3.9 बिलियन ईयर्स एगो। कुछ बुक्स डायरेक्टली लिखती हैं 3900 to 4000 मिलियन ईयर्स एगो। ओके सो यहां पर पहली लाइफ क्या बनी? प्रोकैरियोट। अब कुछ लोग कहते हैं जो प्रोटोसेल था इसके इस दौरान कौन सी इस दौरान बना था? वायरस। इस दौरान क्या बना था? वायरस। ये बहुत सारे लोगों का मानना है। खैर जो यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सारी अभी आपको कहानी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है कि सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने फिर सीधा सीधा बायोमोलिक्यूल बन गए। ठीक है, हालांकि प्रोटोसेल से एक पूरी तरह से एक मॉडिफाइड सेल, प्रोकैरियोट सेल कैसे बनी, इस गैप को अभी तक फिल नहीं किया गया। ये अभी तक कोई नहीं कह पाया, ये आज तक भी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि प्रोटोसेल से एक एक्चुअल सेल कैसे एग्जैक्टली बनी और इसमें कितना टाइम लगा और क्या था मैकेनिज्म, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि ऐसा हुआ है। अब यहां पर आपको लगता होगा कि ये सारी कहानी है, बकवास है। ओके अगर ये बकवास है तो इस बकवास को किसी ने प्रूव किया होगा तभी मानेंगे ना। अगर इतनी सारी थ्योरीज थी, हमने किसी को नहीं माना, इसको क्यों माना गया? अभी ये क्यों है अभी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी? क्योंकि इसको प्रूव किया था मिलर एंड उरे ने। एक का नाम था मिलर
एंड दूसरे का नाम था उरे। एक्चुअली प्रोजेक्ट था मिलर का, उरे इसका उस्ताद था, इसका टीचर था। सो इस टीचर और स्टूडेंट ने मिलके, प्रोजेक्ट तो मिलर का था, ओके, इसीलिए इसको मिलर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मिलर एंड उरे इसको बहुत कम बोला जाता है। नाउ मिलर और उरे ने, इन्होंने कहा कि अगर हम आज साइमुलेट करेंगे उन सिचुएशंस को जो कहा जाता है कि बिग बैंग के फौरन बाद बनी थी, सो क्या क्या साइमुलेट करना पड़ेगा? हमें हाई टेम्परेचर लाना पड़ेगा, ओके, हमें लाइटनिंग लाना पड़ेगा, लाइटनिंग, ओके, हमें यहां पर साइमुलेट करना पड़ेगा ऑल्टरनेट कंडेंसेशन, ऑल्टरनेट कंडेंसेशन, जो सुपर फेल्डेन में हो रहा था वही पानी इवापोरेट हो रहा था फिर कंडेंसेट हो रहा था, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन, इवेपोरेशन, ओके, लाइटनिंग है, ऑल्टरनेट कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। अगर हम इनको साइमुलेट करेंगे और वही चीजें लाएंगे जो उस दिन एटमॉस्फेयर में थे, क्या था? मीथेन था ना, ओके, मीथेन था ना, अमोनिया था ना, ओके, बाकी भी कुछ चीजें थी जैसे हाइड्रोजन था, ओके, सो वाटर वेपर्स थे। अगर इनको लाया जाएगा और इनको ये कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो क्या हम बना पाएंगे अमीनो एसिड जैसी चीजें? इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फ्लास्क लाया और इस फ्लास्क का नाम इन्होंने रखा, या यहां पर इन्होंने इसको लेबल किया या बताया कि ये स्पार्क चेंबर है। क्या है? ये है स्पार्क चेंबर, ओके, इसमें स्पार्क डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी इसमें इलेक्ट्रोड्स डाले गए थे, इलेक्ट्रोड्स डाले गए तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, बार बार करंट दिया गया। कितना करंट? बुक लिखती है 75,000 वोल्ट्स, 75,000 वोल्ट्स का करंट दिया गया, तो साइमुलेट हो गया लाइटनिंग। उसके बाद इन्होंने आगे ये जो फॉर एग्जांपल ट्यूब यहां पर निकाला इससे, इस फ्लास्क से, सो इसको जैकेट किया इन्होंने, इसके ऊपर एक जैकेट लगा लिया एंड दैट वाज अ कंडेंसर। और ये कंडेंसर में ठंडा पानी डालो और उसके बाद जो ऊपर से गैसेस नीचे आ रहे हैं ये कंडेंसेट हो जाएंगे और ये कंडेंसेट होके नीचे आएंगे इन द लिक्विड फॉर्म, और यहां इसको फिर फॉर एग्जांपल आगे भेजा जाएगा इन द बॉइलिंग वाटर, ओके, या बॉइलिंग चेंबर। इस बॉइलिंग चेंबर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है और उसके बाद यहां बॉइलिंग वाटर इवापोरेट होके यहां से चला जाएगा, ओके, और फिर जाएगा किसमें? स्पार्क चेंबर में। सो ये जो चीजें मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन, ये जो गर्दिश कर रहे हैं इस पूरे साइमुलेटर में, और गर्दिश करने के बाद इनका ऑल्टरनेट कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन हो रहा है, इनको शॉक भी मिल रहा है, इनको टेम्परेचर भी मिल रहा है। तो धीरे धीरे ये हो रहा है कि देखा गया कुछ दिन के लिए जब इसको रखा गया तो हमने देखा इसमें लगभग 15 अमाइनो एसिड्स बने थे। कितने? 15 अमाइनो एसिड। सो इससे पता चला, ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी के डायग्राम यहां पर कॉपी की गई है, विच इज द डायग्राम नंबर 6.1, ओके, क्योंकि ये चैप्टर 6 है, इसका डायग्राम 6.1, ओके। तो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया? साइमुलेट किया गया लाइटनिंग को, शाबाश, हीटिंग को, और ये कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन के ऑल्टरनेट मैकेनिज्म को, और हमने अमीनो एसिड्स बना लिए। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कि सिंपल कंपाउंड से बायोमोलिक्यूल्स बन सकते हैं अगर वही सिचुएशंस थी। हां, मगर यहां पर आपको ख्याल रखना है वो कंडीशन सिर्फ तब बनी थी, अब कभी नहीं बनेंगे। इसका मतलब लाइफ एक बार ओरिजिनेट हुई, उसके बाद सिर्फ इवॉल्व होती गई, ओरिजिनेट सिर्फ एक बार हो गई। आज ऐसा नहीं हो सकता कि नई लाइफ दुनिया में आएगी, अगर आई तो न्यू लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ओके। सो ओमनी विवम ई विवो, ओमनी विवम ई विवो, ये बोला गया था जब स्पेलेंज़नी और वो दो फ्रांसिस्को रेडी और लुइस पास्चर आया था, उन्होंने जब प्रूव किया कि नो, लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, तो इन्होंने कहा था, या इसके बाद बोला गया, ओमनी विवम ई विवो, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ से लाइफ पैदा होती है, नॉन लिविंग से लाइफ पैदा नहीं होती। हाँ, कब हुआ था ऐसा कि नॉन लिविंग से लाइफ पैदा हुई? अगर माना जाए तो मिलर ने जो प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली, या ओपरेन ने जो बोला, तो बिग बैंग के फौरन बाद या उसकी चंद हजार साल बाद जो कुछ भी हुआ था, जो सिचुएशंस हुई थी, उसकी वजह से हुआ था, नॉन लिविंग से लाइफ ओरिजिनेट हो गई। अब है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ।
इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ए थ्योरी। इसमें डार्विन जो सबसे ज्यादा बदनाम है हमारी कम्युनिटीज में, ओके, सो उसका जिक्र आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, डार्विन इकलौता ऐसा बंदा नहीं था जिसने कहा था इवोल्यूशन हो जाए। और डार्विन ने कहीं नहीं बोला था कि बंदर की टेल कटी और वो ह्यूमन बीइंग बन गया, ऐसा कहीं नहीं था। ओके, उसने कुछ और कॉन्सेप्ट दिया था जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बदनाम तो वैसे ही हो गया। तो खैर, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले कई सारे ऐसे आए जिन्होंने ऐसी थेरीज दी। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे लेमार्क आया था। लेमार्क, मुझे ये थ्योरी पढ़ानी नहीं है, पहले ही बोला। इसने कहा था, इसने दी थी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज। ओके, एंड इसने दी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसने कहा था कि कुछ ऑर्गन्स जब नई नीड्स आएंगी तो ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स यूज होंगे, कुछ डिसयूज होंगे। जो तरह के ऑर्गन्स ज्यादा यूज होंगे वो ज्यादा ग्रो करेंगे, और जो वाले ऑर्गन ज्यादा यूज नहीं होंगे वो डिमिनिश हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इससे ऑर्गेनिज्म में एक वेरिएशन आएगी, वही वेरिएशन आगे बढ़ेगी और फिर धीरे 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 एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस के बाद एक स्पीशीज बनेगा। ये इसने कहा था, ठीक है। और इसने कहा था कि स्नेक्स की जो थी पहले लिम्स हुआ करती थी, उसने यूज नहीं की, उसका मतलब ये हो गया कि लिम्स डिमिनिश हो गई, धीरे धीरे कट गई, एंड फाइनली वो विदाउट लिम्स घूम रहे हैं। इनने जिराफ का, बाकी सारी चीजों का एग्जाम्पल दिया था। और उसके बाद ये आता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, भी इसी का एक हिस्सा है। यानी इसका मतलब ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे, जो इसने हासिल किए कैरेक्टर्स यूज एंड डिसयूज के जरिए, ये आगे प्रोजेनी में पास ऑन होता है। लेकिन इसको टक्कर देने के लिए आ गया था एक और बंदा। ओके, इसका नाम था वीजमैन। वीजमैन ने काम किया, ये बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है। इसने क्या किया था, इसने रैट की टेल काटी और उसके बाद पेयर ऑफ रैट यानी मेल एंड फीमेल उसको डाला था पिंजरे में, बंद कर दिया विदाउट टेल्स, काट के, क्योंकि अब ये टेल कटा हुआ क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसने सोचा कि नेक्स्ट जनरेशन में टेल नहीं होगी। नेक्स्ट जनरेशन जब पैदा हो गई तिमंदाल लदनास लाइच बराबर, यानी उनमें बराबर टेल थी। इससे सोचा कि चलो एक बार आ गई, अगली बार नहीं आएगा, तो इसने इन बच्चों की भी टेल काटी। अगली जनरेशन में फिर टेल आ गई, इसने इस जनरेशन की भी टेल काटी, नेक्स्ट जनरेशन में फिर टेल आ गई। तो ये काटते काटते 21 जनरेशन ऑफ रैट्स के टेल काटता गया। 22nd जनरेशन में टेल बराबर थी। तो इसने कहा बेसिकली जो हम चेंज ला रहे हैं ये इसके फिनोटाइप में है, जो मैं अभी बता रहा हूं फिनोटाइप। इसने बोला था सोमेटोप्लाज्म। सो इसने कहा ये जो चेंज में ला रहा हूं ये इसके ओवरऑल बॉडी में है, सोमेटोप्लाज्म में। और अगर सोमेटोप्लाज्म में कोई भी चेंज आ जाएगी ये आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। हां, कौन सी चेंज ट्रांसमिट होगी, कौन सी वेरिएशन ट्रांसमिट होगी, ओनली वही ट्रांसमिट होगी चेंज या वेरिएशन जो वाली वेरिएशन इसके जर्म प्लाज्म में आएगी। किस में आएगी, जर्म प्लाज्म। यानी अगर वो गैमीट में प्रेजेंट है वो वेरिएशन तो आगे जाएगी। सो इसने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी बेटा। लेकिन दोनों में से कोई भी इस वक्त वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्ट थर्ड वन जो आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज डार्विनिज्म। डार्विनिज्म, डार्विनिज्म को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में क्या था, इसने कहा था कि देखो पहले डार्विन था कौन ये बता दें। चार्ल्स डार्विन एक ग्रेजुएट था, या जिसको बोलेंगे एक मेडिकल ग्रेजुएट था, लेकिन ये ड्रॉप आउट था मेडिकल कॉलेज से। यानी इसको इसके पेरेंट्स ने डाला था मेडिकल कॉलेज में, इसको अच्छा नहीं लगा बिकॉज सर्जरी वगैरह का या डाइसेक्शंस का इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और इसके अलावा ये एक बायोलॉजिस्ट के, एक ज़ूलॉजिस्ट के संपर्क में आया था जिसने इसको सिखाया था मैरीन इकोलॉजी या मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स पे काम करना। तो ये मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स पे काम कर रहा था जिसमें इसको ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इसने
इसने मेडिकल साइंस छोड़ दिया और उसके बाद ये HMS बीगल नाम के एक शिप पे सवार हुआ। HMS बीगल नाम के शिप पे सवार हुआ। ओके, कब हुआ? 1831 पे। ओके, 1831 में। और इसने विजिट किया 22 गैलापागोस आइलैंड्स। गैलापागोस आइलैंड्स। और यहां पर इसने ऑब्जर्व किया एक बर्ड को और इसकी सारी वैरायटीज को, जिनको बोलते हैं फिंच। क्या बोलते हैं? फिंच। तो ये फिंच को ऑब्जर्व करता गया। असल में मैंने पहले ही कहा ही वॉज अ ड्रॉप आउट, या इसने छोड़ दिया था मेडिकल साइंस क्योंकि इसको मजा आता था मैरीन इन्वर्टेब्रेट्स को पढ़ने में। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो साइंटिस्ट फेलियर था, ये फेलियर था, ये फेलियर था। तो ये फेलियर होके सक्सेसफुल हो गए। इनमें से रियल सेंस में फेलियर कोई नहीं था। इनके जो प्रेफरेंसेस थे वो डिफरेंट थे और अपनी प्रेफरेंसेस को इन्होंने जो है अलग दिशा में ले लिया और उसके बाद उसी दिशा में जाने के बाद ये कामयाब हो गए। ऐसा नहीं कि ये चर्ची थे, बैठे थे, ओके, एक दिन अचानक से आइडिया आया, चलो थ्योरी दे देते हैं, थ्योरी दे दी। ओके, सो 1831 में इसने क्या किया, ये HMS बीगल में सवार हो गया। और HMS बीगल में सवार हो गया ताकि ये मैंने पहले ही कहा ना कि ये मैरीन इन्वर्टेब्रेट्स पे ऑलरेडी वर्क करता था। ओके, ये एक ज़ूलॉजिस्ट के संपर्क में आ चुका था जिसके साथ इसको मजा आता था इन सारी चीजों पे काम करना। तो इसीलिए जब ये आइलैंड्स पे चला गया तो इसने फिंच को स्टडी किया और फिंच को स्टडी किया तो इसने उनकी बीक को स्टडी किया, उनके बीक पैटर्न को स्टडी किया। इसने देखा जो मेन लैंड जो साउथ अमेरिका में या जो बाकी एरियाज में जो फिंच पाए जाते हैं, फिर जो पहले आइलैंड पे इसको फिंच मिला वो थोड़ा डिफरेंट था। फिर जब बाकी आइलैंड्स पे चला गया तो एक आइलैंड और दूसरे आइलैंड के फिंच में डिफरेंस था, थर्ड आइलैंड के फिंच में और डिफरेंस था, बीक पैटर्न में पर्टिकुलरली। तो इसने देखा कि इनमें ये वेरिएशंस क्यों आई हैं। तो वेरिएशंस बाद में देखी गई, आज हमें पता है एक्चुअली वो फीडिंग हैबिट्स के की वजह से, जो फॉर एग्जांपल सीड्स खाते हैं उनका बीक अलग होगा, जो कोई और चीज खा रहे हैं उनका जो बीक है वो अलग होगा। सो बीक पैटर्न अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट उनका चेंज हो रहा था। लेकिन इसने इनको पूरी तरह से स्टडी किया और उसके बाद 5-6 साल ये सफर जारी रहा, ये वोयेज 6 साल जारी रहा। उसके बाद जब वो वापस आया तो इसने एक थ्योरी पढ़ ली या एक पेपर पढ़ा जो लिखा था माल्थस ने। माल्थस ने एक पेपर लिखा था, एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें माल्थस ने कहा था कि देखो भैया, पॉपुलेशन जो लोगों की है, जो ऑर्गेनिजम्स की है, ओके, सो पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिजम्स की है ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस एट ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन या इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रेट। सो पॉपुलेशन बढ़ रही है एट एक्सपोनेंशियल रेट। और लेकिन बट रिसोर्सेज इंक्रीज एट, शाबाश, अरिथमेटिक रेट या अरिथमेटिक प्रोपोर्शन। यानी पॉपुलेशन जब बढ़ती है ना, पॉपुलेशन बढ़ती ऐसे है कि एक से ये 2 से 4 बन गए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, सो 2 से बन गए 4, 4 से बन गए 8, 8 से 16, 16 से 32। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं। मगर कैसे बढ़ रहे हैं? अगर 2 थे, 2 के बाद 3 हो गए, 3 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 5 हो गए, 5 के बाद 6। इतने ही स्टेप्स में 1 2 3 4 और 5 ही स्टेप्स में पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 32, लेकिन रिसोर्सेज बढ़ के हो गए 6। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन है, एक्सपोनेंशियल रेट है, और ये क्या है बेटा? अरिथमेटिक प्रोपोर्शन, +1 करके, राइट। सो ये जो है ये माल्थस ने कहा था। फिर माल्थस ने ये भी कहा था कि एक टाइम आता है जब पॉपुलेशन अपने लिमिट तक पहुंच जाता है, जितना कैरिंग कैपेसिटी होता है एक पर्टिकुलर जो हैबिटेट होता है, ओके। सो उसका जो कैरिंग कैपेसिटी आ गया, फुल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब को फर्दर जगह है नहीं, तो एक कैटास्ट्रोफ आ जाता है, कैलेमिटी आ जाती है, खत्म हो जाता है, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वैनिश हो जाता है, ओके। उसके बाद पॉपुलेशन फिर से कंट्रोल। ये माल्थस ने कहा था। ये थ्योरी किसने पढ़ ली? डार्विन ने। जब डार्विन ने ये थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद
अल्फ्रेड वेलेस के संपर्क में भी आया, उसके साथ ये संपर्क में था ही, और वो भी कुछ सेम रिसर्च कर रहा था। लेकिन ये जो डार्विन था, इसने कुछ अपनी थ्योरी प्लान कर दी और इसने अपनी बुक लिखी और उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बहुत ही एक डिटेल्ड बुक है, इसके सारे रिसर्च उसमें लिखे हुए हैं। ओके, और इसकी थ्योरी देखो, ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, इसमें इसने एक थ्योरी प्रपोज की थी, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बस ये लास्ट है आज का, नेचुरल सिलेक्शन, ये आज का लास्ट है, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत हो चुका है। ओके, सो देखो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में क्या है। इसने कहा, देखो भैया, मैं नहीं, माल्थस कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल तो ऑर्गेनिज्म्स में बहुत ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है कि नहीं, वेरी हाई। अब इससे क्या होगा, अब यहां रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये मैं क्रक्स समझा रहा हूं, क्रक्स है। ओके, नंबर 3, इसने कहा था अब जब रिसोर्सेज कम है, एक अनार 100 बीमार, तो क्या होगा, कंपटीशन। जब कंपटीशन हो जाएगा, सो ऑर्गेनिजम्स कॉम्पीट। जब कंपटीशन हो जाएगा तो कंपटीशन में क्या होगा, कंपटीशन या तो इंटर स्पेसिफिक होगा या इंट्रा स्पेसिफिक होगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल या तो अपनी स्पीशीज के बीच में होगा, ओके, ह्यूमंस का ह्यूमंस के साथ, क्योंकि हमारा फूड हैबिट मैच हो रहा है, हमारा हैबिटेट मैच हो रहा है, हमारे बाकी सारे डिमांड सारे सेम है, इसलिए कंपटीशन हो गया। दूसरा हो गया इंसान और किसी जानवर के बीच का कंपटीशन, हमारा हैबिटेट तो नहीं मिल रहा मगर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिस पर हम लड़ रहे हैं आपस में, सो ये कंपटीशन है। और उसके अलावा एनवायरमेंट के साथ कंपटीशन, हार्श टेम्परेचर्स, बाकी सारी चीजें। और इसकी वजह से बेटा अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं उसको कैटेगराइज किया गया 2 टाइप्स में, या तो इसके पास यूजफुल वेरिएशन है या फिर इसके पास क्या है, हार्मफुल वेरिएशन है। यूजफुल वेरिएशन जो है, अगर इसके पास यूजफुल वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन इसको देगा एडाप्टिव एडवांटेज, एडाप्टिव एडवांटेज, यानी अडेप्ट हो जाएगा। और इसमें क्या है बेटा, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, राइट। सो यहां पर एडेप्टिव एडवांटेज है, यहां पर एडेप्टिव डिसएडवांटेज है, यानी इस यूजफुल वेरिएशन की वजह से ये जो है कंपटीशन के लिए अडेप्ट करेगा अपने आप को, लेकिन इसकी वजह से अडेप्ट नहीं कर पाएगा। यानी जिन ऑर्गेनिजम्स में ये यूजफुल वेरिएशंस होंगी वो अडेप्ट कर लेंगे, और जिनमें यूजफुल नहीं हार्मफुल वेरिएशंस हैं दे विल पेरिश, राइट, उनकी पॉपुलेशन कम होगी। अब जो जिएगा रिप्रोड्यूस तो वही करेगा, सो इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी ये ज्यादा रिप्रोड्यूस करने के इनके चांसेस हैं। जब ये ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे इनकी प्रोजिनी भी ज्यादा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इनकी प्रोजिनी बढ़ेगी। जब इनकी प्रोजिनी बढ़ी इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और इनमें जो ये वेरिएशन है, यही वेरिएशन आगे बढ़ रहा है, यही वेरिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है, बन गया नया स्पीशीज। तो ये जो इसने कहा, जिनके पास यूजफुल वेरिएशन है इनको नेचर ने सिलेक्ट कर दिया। क्या किया, सो दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, जिसके पास एक यूजफुल वेरिएशन थी या जिसके पास यूजफुल वेरिएशंस थी, इनको सिलेक्ट किया नेचर ने। सिलेक्ट किया मतलब ये ज्यादा सर्वाइव करेंगे, ज्यादा सर्वाइव करेंगे तो इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए टाइम मिलेगा, रिप्रोड्यूस करने के लिए टाइम मिलेगा तो इनकी बहुत सारी प्रोजिनी होगी और पॉपुलेशन में इनके जीन ज्यादा होंगे। तो इसको बोलते हैं बेटा नेचुरल सिलेक्शन, जो इसने कॉन्सेप्ट दिया। लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके इसका बताया गया, यानी इससे एक और कॉन्सेप्ट पैदा हो गया लेटर ऑन, जिसको बोला गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मगर यहां फिटेस्ट का मतलब हेल्दी नहीं होता, यहां फिटेस्ट का मतलब होता है जो किसी कारण, किसी वजह, किसी यूजफुल वेरिएशन की वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम से, कैलेमिटीज से, दुश्मनों से बच गया। और बच गया तो उसकी लाइफ स्पैन बढ़ गई, लाइफ स्पैन बढ़ गई तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, और वो रिप्रोड्यूस करने के बाद अपनी ज्यादा प्रोजिनी बनाएगा। सो ये नेचुरल सिलेक्शन था। और इसने नेचुरल सिलेक्शन को प्रूव करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल इनका भी हवाला दिया कि हम सब्जियों में भी सिलेक्ट करते हैं, ओके, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं कि इसका इसके साथ ब्रीड करना, ओके, इसका इनब्रीडिंग करना, इस पौधे का इनब्रीडिंग करेंगे, इसको डिफरेंट वैरायटीज के साथ ब्रीड नहीं होने देंगे तो इसकी वैरायटी बची रहेगी। इट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है ना। सो नेचुरल सिलेक्शन वाज द थ्योरी। इसने कहीं पर भी नहीं बोला था बंदर की टेल कट गई तो ह्यूमन बीइंग बन गया। ओके, सो वो कहां से आया वो कॉन्सेप्ट, वो हम आगे देखेंगे। अब आगे हम जंप करने वाले हैं इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ओके, अभी तक हमारा जो कॉन्सेप्ट था समझने का इवोल्यूशन, वो ये था कि इस ऑर्गेनिज्म से ये ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, ओके, इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा। लेकिन अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है, जिसमें हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे और जिसमें बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। पर्टिकुलरली हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल उसमें आता है, एक मेन कॉन्सेप्ट उसमें आता है, ठीक है। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आपके एग्जाम से एटलीस्ट पहले आएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। Yes, sir. Yes, sir. How soon,